है 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो हर एग्जाम में, चाहे वो यूपीपीएससी आयोग के तहत पीसीएस आरओ या एलटी ग्रेड, किसी का भी, किसी टीजीटी पीजीटी किसी में भी, जहाँ भी मॉडर्न हिस्ट्री आती है उसमें ये मेंशन है सब्जेक्ट, चाहे पेट का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का, किसी का भी हो, उसमें भी क्या है, ये टॉपिक मेंशन है प्री में, ठीक है। और आर मेंस में तो है ही है, जानते हैं आप। तो इस समय हम लोग देखें तो 1857 की क्रांति जो बहुत ही महत्वपूर्ण रही, इसका कारण क्या था, अब हम डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा फर्जी बात नहीं करना है, डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसका कारण क्या था। कारण में देखेंगे राजनीतिक कारण, फिर प्रशासनिक कारण, फिर सामाजिक कारण, फिर आर्थिक कारण, फिर धार्मिक कारण, फिर जो है सैन्य कारण, फिर तात्कालिक कारण। इस तरीके से आप देखो ये फॉर्मेट कर दिए हो ताकि आप कैसे बेहतर नोट्स के माध्यम से बहुत जल्दी कम टाइम में आप पढ़ सकें। जैसे राजनीतिक कारण ये पूरा पढ़ा चुका हूँ। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जब की जाती है तो भारतीय राजाओं में भी आक्रोश होता है और भारत की जनता का भी अंग्रेजों के प्रति क्या है, आक्रोश मन में रहता है। तो सहायक संधि हम लोगों ने देखा था 1798 में। सबसे पहले क्या है, सतारा का सजय सब उदय हो, झांसी उदयपुर जयपुर, ठीक है, बूंदी मच्छेरी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जब किया गया तो इससे मन में आक्रोश था। आगे देखिएगा राजनीतिक कारण ये भी था कि व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं, या राज्य हड़प की नीति जो अपनाई गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, कब अपनाई गई, 1848 में। 1848 में, अच्छा हाँ देखो बोलने में गलत बोल दिया। क्या गलत बोल दिया, देखो सहायक संधि जो है वो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने जो किया था वो क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था, हमें तो अपनों ने लूटा, भोसले सिंधिया में कहाँ दम था, ठीक है। तो ये ट्रिक पढ़ी थी, तो वो है सहायक संधि से व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या फिर राज्य हड़प नीति के तहत क्या है, सजय सब उदय हो झांसी नागपुर, ये ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा था। किसके लिए, 1848 से व्यपगत के सिद्धांत का। आगे देखिए, और व्यपगत के सिद्धांत या इसके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो अंतिम रूप से मिलाया जाने वाला राज्य था, ठीक है, वो कौन सा था, अवध था। अवध का विलय इसने क्या कैसे किया, इसने जो है राज्य हड़प नीति के तहत न करके बल्कि क्या है, उसी को रेफरेंस लेकर के इसने क्या किया, कुशासन के आधार पर कहा कि यहाँ का राजा जो कौन थे, बेगम हजरत महल के पति नवाब वाजिद अली खान, नवाब वाजिद अली शाह खान नहीं, नवाब वाजिद अली शाह थे। तो उनको एक अंग्रेज था, उसका नाम है जेम्स आउटरम, और ये मैं सब लिखा चुका हूँ इसके पहले। जेम्स आउटरम ने एक रिपोर्ट दी किसको, लॉर्ड डलहौजी को, कहा कि यहाँ पर सब चीज़ गड़बड़ चल रही, ठीक नहीं चल रहा है। तो उसने, डलहौजी ने क्या किया, राज्य हड़प नीति को के अंतर्गत जो है कुशासन को आधार मानते हुए राज्य का क्या कर दिया, विलय कर दिया। किसका, अवध का विलय कर दिया 1856 में। और यही विलय करने के बाद वो चला जाता है, इसीलिए क्या है, डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर के इतना था 1856, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक इसके पहले। तो इस तरीके से प्रशासनिक कारण देख लीजिए। तो प्रशासनिक कारण अगर आप देखेंगे तो क्या था, भेदभावपूर्ण नीति। प्रशासनिक कारण में क्या है, प्रशासन में भेदभावपूर्ण की नीति अपनाते थे अंग्रेज, अर्थात प्रशासन में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने बहुत अच्छे सुपीरियर जो पद होते थे, जो बड़े पद होते थे, ऊंचे पद होते थे, उन पदों पर केवल और केवल कौन होता था, अंग्रेज को रखते थे। भारतीयों को उसके लिए योग्य नहीं मानते थे। ये भारतीयों को कहीं ना कहीं ये बात कचोटती रहती थी, जो 1857 की क्रांति में अहम योगदान देगी। आगे देखिएगा, इसी प्रशासनिक कारण में क्या है, न्याय के क्षेत्र में भी पक्षपात किया जाता था। जैसे अंग्रेजों को जो सज़ा मिलती थी उसमें वरीयता दे देते थे, निष्पक्ष न्याय नहीं देते थे, और बहुत कठोर न्याय देते थे भारतीयों के प्रति। साथ ही साथ आपने इल्बर्ट बिल विवाद पढ़ा होगा 1883 का, लॉर्ड रिपन के समय का। उसमें यही था कि अंग्रेज जो जिन पर अभियोग लगेगा, जो अंग्रेज व्यक्ति होंगे जिन पर कोर्ट में केस चलेगा, ठीक है, उनकी सुनवाई केवल और केवल अंग्रेज करेंगे। इस बात के ही संदर्भ में क्या है, इल्बर्ट बिल लाया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, और ये कहा गया कि ये बात बिल्कुल गलत है। अगर भारतीय
अगर कोई न्यायाधीश है तो इसकी सुनवाई कर सकता है, जिसको लेकर के अंग्रेज क्या कर दिए, विरोध कर दिए। तो उसी विवाद को कहते हैं एल्बर्ट बिल विवाद 1883 लॉर्ड रिपन के समय में। तो ये केवल बैकग्राउंड में आपको समझ में आना चाहिए कि यही सब कारण है 1857 की क्रांति के प्रस्फुटन का। तो न्याय के क्षेत्र में भी पक्षपात करते थे। अगला देखिएगा, अकाल की बारंबारता। अकाल की बारंबारता माने अकाल की बारंबारता, जैसे अकाल का मतलब ये है कि जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, सूखा बहुत ज़्यादा पड़ जाए, ठीक है, और खाद्यान्न का उत्पादन न हो, उस समय क्या होगा, बहुत लोग खाने के लिए मर जाएंगे। तो यही है अकाल। अकाल के कई और कारण थे। हम लोगों ने कहा था कि कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया था अंग्रेजों ने, तो इसकी वजह से क्या है, लोग खेती में खाद्यान्न की जगह क्या है, खाद्यान्न की जगह जो है कमर्शियल क्रॉप उत्पादन कर रहे थे, जिसकी वजह से भी समस्या आती थी। और क्या है, और ये लोग जब अकाल आता था तब भी जहाँ पर भारतीयों को वो अनाज देना चाहिए था, बांटना चाहिए, जैसे आज सरकार क्या करती है, जैसे कोरोना काल से क्या है, एक अन्न योजना करके है ना, जो 2020 से शुरू है, आज तक चल रही, जिसमें राशन क्या है, फ्री मिलता है, ठीक है। तो 81 करोड़ भारतीयों को क्या है, आज भी राशन क्या है, फ्री मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये चीज़ करना चाहिए था तब भी अंग्रेज़ों को, लेकिन अंग्रेज उस हालात में भी भारतीयों को खाद्यान्न न दे करके, बल्कि क्या है, खाद्यान्न को हमेशा एक्सपोर्ट करते रहे, कहाँ पर, ब्रिटेन भेजते रहे, खाद्यान्न ब्रिटेन भेजते रहे, जिसकी वजह से क्या है, अकाल की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई और अकाल में जान माल की क्षति ज़्यादा होने लगी। आप देखोगे तो 1866-67 के दौरान जो है कैंपबेल जो आयोग बनेगा, नहीं स्मिथ आयोग, पहला स्मिथ आयोग बनेगा, वो पहला अकाल आयोग होगा। कैंपबेल के समय में आयोग का गठन होगा अकाल। फिर 1870 में देखेंगे अकाल आएगा। फिर आगे चल कर 1943 में भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा अकाल आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अकाल आ रहे थे जो अंग्रेज़ों के चरित्र को दिखा रहे थे। तो भारतीयों के मन में क्या है, विद्रोह की भावना बढ़ रही थी। आगे देखिएगा, और प्रशासनिक कारण क्या है, मुगलों को सम्राट नहीं मानते थे, ये केवल राजा मानते थे। और भारतीय क्या थे, भारतीय मुगलों को क्या मानते थे, अपने सम्मान का प्रतीक मानते थे। जब उसको केवल इन लोगों ने क्या किया, केवल सम्राट की जगह इन लोगों ने केवल राजा केवल रूप में माना, तब भारतीयों का खून खौलने लगा कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसी तरीके से आप देखिएगा, सामाजिक कारण में क्या था कि ऐसा समाज के दृष्टिकोण से अंग्रेज क्या करते रहे, जिसकी वजह से हमें क्या है, उस समय नफरत हुई थी। मैं तो था उस समय भाई, आप पता नहीं थे कि नहीं। भारतीय, ठीक है, मैं जल्दी शहीद हो गया था इसलिए पुनः फिर से जन्म हुआ है। भारतीय संस्कृति को हीन मानते थे। सामाजिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का, कि भारतीय संस्कृति को ये लोग क्या मानते थे, हीन मानते थे। बोलते थे ये लोग नंगे पुंगे, न कपड़े पहनने का इनको ढंग है, न बातचीत करने का, ये लोग असभ्य हैं, माने बर्बर, और सभ्य व्यक्ति है ही नहीं, माने बर्बर हैं व्यक्ति, ठीक है। तो इनकी संस्कृति क्या है, तुच्छ है हमारे यहाँ की तुलना में। तो ये भी भारतीयों को नागवार गुजरा। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है धार्मिक नियोग्यता अधिनियम 1885। ये सब भाई रटे रहिएगा प्लीज़, जो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम घोट के पी लीजिएगा। और ये फ्री ऑफ कास्ट PDF अभी आपको दी जा रही है भैया टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आपके चैनल में लिंक है, वहाँ से आकर के मैसेज कर दीजिए कि भैया ये वाली PDF मुझे इस सब्जेक्ट की चाहिए, वो मैं तुरंत भेज देता हूँ, ठीक है। जैसे आज ही एक लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी आर को मांगा है, तो मैंने तुरंत भेज दिया। तो आप जो है जुड़ करके भैया ले जाओ और अच्छे से पढ़ डालो। इतना अच्छा नोट्स आप जब बनाओगे, ठीक है, तब जा कर के आपको बहुत मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकते, आप मुझसे बहुत एक्सीलेंट हैं, एक्सेली कह रहा हूँ, एक्सीलेंट हैं, ठीक है, लेकिन समय जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो धार्मिक नियोग्यता अधिनियम 1850, इसे घोंट के पी लो। कब आया था एक्ट 1850 में। धार्मिक नियोग्यता क्या होता था, 1850 की इस अधिनियम के तहत जो है ये कहा गया कि कोई भी भारतीय जो जिसके मतलब बच्चे नहीं हैं, अगर वो जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो गोद नहीं ले सकता। और गोद नहीं ले सकता इसका मतलब क्या है, उसकी संपत्ति किसको चली जाएगी, अंग्रेजी सरकार को चली जाती। तब इन लोगों ने एक चीज़ और चालाकी खेली कि ऐसा है, धार्मिक नियोग्यता अधिनियम 1850 के तहत यदि आप क्या करते हैं, क्रिश्चियन, अगर आप ईसाई बन जाते हैं,
अगर आप ईसाई बन जाते हैं तो इस अधिनियम के तहत आप जिसको चाहो अपनी संपत्ति का वारिस घोषित कर सकते हो, ठीक है। तो ये था धार्मिक नियोग्यता, इसलिए भी भारतीयों का खून खौला। ईसाई धर्म का प्रचार किया गया कब? 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उस चार्टर एक्ट में क्या है, ईसाई मिशनरी को भारत में भेजा गया था ईसाई का प्रचार करने के लिए। तो ज़बरदस्ती फोर्सफुली ईसाई धर्म का क्या किया जा रहा था, प्रचार प्रसार किया जाता था, जिसको लेकर के भारतीयों ने अपनी संस्कृति पर आघात समझा और विरोध की भावना उनमें जागृत हुई। अगला देखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके तहत कौन लाया था इसको? तो लॉर्ड कैनिंग लाया था। लॉर्ड कैनिंग ने ये लाया, आज के दृष्टिकोण से देखे तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उसने बहुत अच्छा किया था, लेकिन तब की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक उसी प्रकार है जैसे आज क्या है, आज जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, 3 तलाक को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को या इंस्टेंट 3 तलाक को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आज के समाज के कुछ लोगों को पेट में जो पीड़ा हो रही है, जब आज से 20 साल 50 साल 100 साल बाद जाएंगे तो उनकी खोपड़ी खुल जाएगी कि बहुत ही क्या है, अनिवार्य है। या जब उनकी खुद बेटियों के साथ ऐसा होने लगेगा तो उनकी आंखें क्या है, अपने आप फट के चार हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या है, आदमी समझ जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग जब लाया ये, तो हमने क्या है, हम भी उसी तरीके से थे। हर कोई भारतीय नागरिक ऐसा ही नहीं था, लेकिन कुछ ज़्यादा लोग ऐसे थे, होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बुराई नहीं है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब लाया तो हम लोगों ने कहा अरे यार, विधवाओं को तो मुंह दरवाज़ा खोलने पर उनका मुंह देखना गवारा नहीं है, माने काम शुभ नहीं होता है, ऐसी रूढ़िवादी मान्यता थी, ऐसी घटिया मान्यता थी हमारे समाज की, ठीक है। तो ये लोग उनका पुनर्विवाह कराएंगे, ये कैसे पचता भारतीयों को, ठीक है, ये कैसे पचता भारतीयों को। मैं तो इसका बहुत घोर विरोधी था जब मैं मरा नहीं था उसके पहले, ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान, तब तक मैं विरोधी था इसका, अभी भी विरोध, मतलब अब तो मैं सपोर्टर हूँ इसका। तो विधवा पुनर्विवाह जब लाया तो भारतीयों ने क्या किया, अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप माना। जैसे आज 3 तलाक को क्या करते हैं, लोग कहते हैं हम कर लेंगे, आप क्यों कर रहे हो, हम कर लेते, शरिया के अनुसार हम कर लेते, आप क्यों कर रहे हो, अरे भैया इतने दिन से क्यों नहीं कर पाए जो आज कर लेते, ठीक है। तो इस तरीके से तो विधवा जब पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856, देखो पढ़ाने का केवल मतलब ये है, मेरा धार्मिक कोई सेंटिमेंट नहीं है, ठीक है, केवल और केवल क्या, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने का मतलब क्या होता है, समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण एकदम निष्पक्ष, एकदम खुला होना चाहिए। जैसे हमने क्या है देखा कि पूरे भारतीयों के एक से बढ़ के एक जो है लोग, जैसे बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग क्या है, सती प्रथा के घोर विरोधी थे, माने उसका उन्मूलन नहीं होना चाहिए था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का जब मालाबारी के द्वारा जो है अंग्रेजों के सहयोग से पारित कराया जाएगा तो उसका घोर विरोध करेंगे भाई। हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे हमारा समाज बुराइयों से क्या है भरा रहता है, लेकिन समय के साथ हम परिवर्तनशील होते हैं, यही हमारी भारतीय संस्कृति की खूबी है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 का, तो जो हमने आघात माना अपनी संस्कृति पर। आर्थिक कारण की बात करें तो जितनी बात मैं बीच में बोल रहा हूँ वो सारे के सारे फैक्ट सुनते रहिए। जैसे मैंने बीच में बोल दिया एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, वो रटे रहेगा, सती प्रथा का उन्मूलन के लिए विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक, ये सारी मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छे से आप सुनते जाओ और रटते जाओ। शोषणकारी राजस्व, इनकी आर्थिक नीति में शोषणकारी जो भू राजस्व नीति थी, जैसे इजारेदारी, ठीक इसके पहले मैंने फार्मिंग सिस्टम पढ़ाया था कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा क्या अधिक बोली लगाने वाले को ज़मीन दे दी जाती थी। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी या विश्वेदारी या परमानेंट सेटलमेंट या सूर्यास्त का नियम इसी संबंधित है, ये हम लोगों ने पढ़ाया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है लाया गया, जिसमें अधिक बोली लगाने वाले को जमींदार बना दिया गया। फिर आई रैयतबाड़ी व्यवस्था, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, इसके पहले कैप्टन रीड के द्वारा जो है स्टार्ट की गई थी। तो ये भी रैयतबाड़ी व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा वसूली के पक्ष में थी। और महालबाड़ी व्यवस्था भी हम लोगों ने पढ़ा 1822 में। तो देखो मैकेंजी के द्वारा, तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या रहीं, हमने पढ़ा दिया है इसके ठीक पहले कि ये किसानों का बहुत व्यापक शोषण की, जिसकी वजह से क्या किसान भी इनसे नाराज थे। आगे देखें तो उद्योगों पतन, ठीक इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा दिया कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन लोगों ने कर दिया था औद्योगिक और वित्तीय पूंजीवाद के क्रमशः चरण में, ठीक है।
तो उद्योगों का जब पतन होने लगा तो भी विरोध होने लगा, और ये सारी पूरी कहानी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। सैन्य कारण की बात करें तो सैन्य कारण में क्या है, सैन्य अनुपात में क्या था, काफ़ी अंतर था। पहले क्या था, 5 भारतीयों पर क्या है, 5 भारतीयों पर 1 अंग्रेज थे, 5 भारतीयों पर क्या है, 1 अंग्रेज रहता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखो, सैन्य कारण में एक कारण ये भी था कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कब आया, 1856 में, जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में। सैन्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 जब आया तो इसमें क्या था ऐसा कि सेना इसका विरोध कर रही थी, भारतीय इसका विरोध कर रहे थे कि हमारे यहाँ इतनी बुरी परंपरा थी, मतलब मानसिकता थी उस समय की, कि समुद्र को पार करने से क्या हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति समुद्र को पार करता है तो क्या हो जाएगा, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसी मान्यता थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत जो है ये कह दिया कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो लोग सेना में भर्ती हैं, भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती हैं, उनको समुद्र पार जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। इसके लिए काफ़ी सेना क्या थे, सेना के जवान से या सेना के परिवार के लोग क्या थे, नाराज थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, डेट मैच दी फॉलोइंग में आती रहती हैं, डेट पीते रहिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में डेट का अहम योगदान है, इसीलिए भैया डेट पीते रहिएगा, अभी पीते जाओ। ठीक है, ताकि जाते जाते वो जाम का नशा इस कदर हो जाए, ठीक है, कि मैं खाने से बाहर जाने की हिम्मत ना रहे। ठीक है, तो इस तरीके के फैक्ट रटे रहो। जैसे डाकघर अधिनियम की बात करें तो 1854 में लाया गया, और इस अधिनियम में इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि सेना के जवान जो है इनसे खफा हो गए। इसके पहले ये था कि अगर सेना के जवान अपने घर को ठीक है, सेना के जवान अगर अपने घर को लेटर लिखते थे, पत्र भेजा करते थे, तो उनके ऊपर जो है, ठीक है, डाक टिकट नहीं लगता था, माने उनको फ्री में ये सेवा मिलती थी। लेकिन जब डाकघर अधिनियम 1854 लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो इन लोगों ने कहा कि आपको भी क्या है, आपको भी इस पर जो है टैक्स देना, मतलब टैक्स क्या जो है, डाक बिल लगाना पड़ेगा, तो एक तरीके का पैसा खर्च करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, तात्कालिक कारण क्या थी, तो तात्कालिक कारण उस समय के ये था कि उन लोगों ने पुरानी एक उनकी बंदूक थी ब्राउन बेस बंदूक की जगह उन लोगों ने एक अत्याधुनिक बंदूक स्टार्ट किया चलाना, मतलब यूज करना, वो थी न्यू इनफील्ड राइफल। ये पेपर में आ चुका है, इसका नाम रटे रहेगा, न्यू इनफील्ड राइफल से न्यू याद हो जाएगा। इसका प्रयोग हो रहा था, और इस प्रयोग में जो, ठीक है, इसके प्रयोग में जो बैरल होता है, जो है नाल होती है बंदूक की, ठीक है, उसमें जो वो भरा जाता था जो है गन पाउडर, उसमें ये कहा गया कि जो गन पाउडर होता है जिसमें वो थैले में भर के आता है, वो उसमें गाय की चर्बी लगी है और सूअर की चर्बी। गाय की चर्बी इसलिए अफवाह फैलाई गई या फैली कि इससे हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा, ठीक है, और सूअर की चर्बी इसलिए लगाई, अफवाह फैली कि इससे क्या हो जाएगा, मुस्लिमों का धर्म क्या हो जाएगा, मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या है, सेना में विद्रोह हो गया। तो तात्कालिक कारण यही था, और इसी को आधार देखें तो अब आप थोड़ा सा समरी कर लो। 1857 की क्रांति में क्या है, राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण और सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। ये पीडीएफ जब पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगी आपको। इस तरीके से जब चर्बी लगे कारतूस का विरोध किया गया, तो सबसे पहले ये विरोध किसके द्वारा किया गया, उसी को प्रणेता कहा जाएगा, उन्हीं को प्रथम शहीद कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका विरोध 34वें रेजिमेंट के चर्बी लगे कारतूस का विरोध जो है 34वें रेजिमेंट बैरकपुर छावनी में 34वें रेजिमेंट के एक सैनिक थे, जो आज अमर हैं, मंगल पांडे जी बलिया वाले। इन्होंने क्या है, इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मुझे ठीक नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूँ, अफवाह ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने देश के लिए इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। इन्होंने क्या कर दिया, 2 लोगों को ठिकाने टिका दिया, 2 लोगों को डिलीट किया। कौन कौन थे, एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट बाग था, उसका दिल बाग बाग कर दिया, और मेजर सार्जेंट को क्या है, डिटर्जेंट की तरह क्लीन आउट कर दिए।
तो इस तरीके से लेफ्टिनेंट बाग का दिल बाग बाग कर दिए और मेजर सर्जेंट का क्या है, मेजर सर्जेंट का को डिटर्जेंट की तरह इन्होंने क्या है धो डाला, मार डाला। तो इस तरीके से जब मार डाला इन्होंने, तब इनको क्या है 8 अप्रैल 1857, ये डेट रट लीजिएगा, 8 अप्रैल माने 8 ही अप्रैल है, 8 अप्रैल माने 8 अप्रैल है, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 मेरे बर्थडे के 3 दिन बाद ही मंगल पांडे को क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। इसीलिए तो मेरा खून खौल गया और तभी तो मैं 1857 की क्रांति में बहुत कम उम्र में क्या हो गया था, शहीद हो गया था और आज फिर से मेरा जन्म हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार ये जो है इनको जब फांसी दी गई तो ये बने भारत देश के प्रथम शहीद, भारत देश के प्रथम शहीद, ठीक। आगे देखिएगा, यूनिक पॉइंट नहीं लिखा है भाई, प्रभाव लिखा है, यूनिक पॉइंट नहीं प्रभाव। प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव ये रहा कि जैसे ही इन्होंने सर्जेंट बाग और लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट डिटर्जेंट को क्या किया, धो दिया, मार डाला, तब इनको जब फांसी हुई थी, विद्रोह की न्यूज बहुत जगह फैल गई, जिसमें क्या है मेरठ की जो सैन्य छावनी थी उसमें भी ये बात फैलती है। तो 10 मई को मेरठ की छावनी में सेना के जवानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और वहाँ से तोड़ ताड़ करके जेल क्या है, ठीक है, जेल में डाल दिए थे अंग्रेज। तो जेल को तोड़ ताड़ करके पूरी तरीके से स्वतंत्र करके क्या है पूरे देश के अन्य नागरिकों के साथ क्या है आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहाँ जाते हैं, दिल्ली। कहाँ जाते हैं, दिल्ली। जहाँ पर कब पहुँचते हैं, दिल्ली में 12 को। ध्यान से सुनना, 10 मई मेरठ को ये कहानी शुरू होती है और 12 मई को कहाँ पहुँचेंगे, 12 मई को पहुँचेंगे दिल्ली, ठीक है। तो अभी ये कहानी कनेक्ट करेंगे। अब आगे देखिएगा, नोट क्या लिखा है, नोट में 2 बातें हैं। एक, बैरिक उस समय जिस समय इन्होंने दिलबाग बाग किया था लेफ्टिनेंट का और डिटर्जेंट की तरह डिलीट कर दिया था सर्जेंट को, उस समय अगर पूछा जाए कि बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर कौन था, तो हैरसे था। ये सवाल आ चुका है, इसीलिए मैं इसको लिखना मुझे पड़ा। और अगर पूछे कि मेरठ की सैन्य छावनी के दौरान अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो उस समय जनरल हेविड। तो कैसे याद कर लेंगे, बैरकपुर में भी एच से है, हैरसे है, हैरान हो गया। मेरठ में कौन था, हेविड था, उसका क्या है, उसको बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये याद होने चाहिए। ये सवाल आ चुका है कि बैरकपुर का कौन अधिकारी था अंग्रेज उस समय, कमांडिंग ऑफिसर और यहाँ का सेना का। आगे देखिएगा, यही सब नए अब पूछने के स्कोप भी हैं, इसीलिए पूछ रहा है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, टॉपिक का नाम क्या है देख लीजिए, विद्रोह का विस्तार। क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है विद्रोह का विस्तार। तो विद्रोह का विस्तार देखेंगे कि कैसे दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, बिहार में, फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस, उड़ीसा, बरेली, छोटा नागपुर, बागपत, राजस्थान, असम, ठीक है, इस जगहों पर क्या है फैल गया, ठीक। तो पहला देखिएगा, पहला ये बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हूँ, आप प्लीज़ इसको लेकर के रट लीजिएगा। दिल्ली की बात करें तो अभी हम लोगों ने कहा कि मेरठ में 10 मई को जब मेरठ में यह क्रांति होती है, तो ये लोग क्या है पूरे जत्थे के साथ क्या है 12 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। और 12 मई को जब दिल्ली में पहुंचते हैं तो मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या जफर जिसे कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय या जफर जिसे कहते हैं, उसे क्या है, उसे क्रांतिकारियों ने क्या किया, क्रांतिकारियों ने जो है फिर से गद्दी पर बैठा दिया। और अगर पूछा जाए कि दिल्ली में जो क्रांतिकारी थे, उस क्रांतिकारी का नेतृत्व कौन कर रहा, क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बख्त खां। क्या कहते हैं, बख्त खां को, ठीक है, बख्त खां को एक उपाधि दी गई थी। जरा उपाधि बताना यार, इसी समय की उपाधि बताना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। देखो अगर ऑप्शन हो तो मैं कर दूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसे याद नहीं आ रहा है। आप कमेंट कर देना प्लीज़, मैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसे मैं पिन कर दूंगा, आप कमेंट जरूर कर देना। बख्त खां जो इस समय के लीडर थे, ठीक है, उनको उपाधि क्या मिली थी इस दौरान, वो आपको बताना है। नेतृत्व, अब हम बता दें यहाँ से जितनी भी जगह पर 1857 की क्रांति का विस्तार हुआ है, वहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भारतीय जो नेतृत्व है वो पढ़ लेंगे और जो अंग्रेजी नेतृत्व है वो पढ़ेंगे।
माने अंग्रेजों में जो नेतृत्व होगा वो भारतीय क्रांति को क्या करेंगे, दबाने के लिए होगा, सप्रेस करने के लिए होगा, उन्मूलन करने के लिए होंगे, और नेतृत्व हम जो होंगे वो करने के लिए। ठीक है, खाना खा के बस तुरंत रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसीलिए। नहीं यार, ऐसी बात ही नहीं होनी चाहिए, जब ठान लिया तो ठान लिया। नेतृत्व की बात करते हैं वक्त खां, तो वक्त खां नेतृत्व किया था यहाँ पर उन्होंने। अंग्रेजी नेतृत्व की बात करें तो दिल्ली में कौन कौन किया, निकलसन ने किया, हडसन ने किया, लॉरेंस ने किया। लेकिन निकलसन मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है कि निकलसन की जान निकल गई, निकलसन की जान निकल गई, लेकिन वह दिल्ली से नहीं निकल पाया। निकलसन की जान निकल गई लेकिन वह दिल्ली से निकल नहीं पाया, अर्थात वह अंग्रेज जो दिल्ली में 1857 की क्रांति में मारा गया, ठीक है, नेतृत्व करने वाला मारा गया, वो कौन था, वो था जॉन निकलसन। उसकी जान निकल गई, वह दिल्ली से नहीं निकल पाया। और कौन था, हडसन लॉरेंस, लेकिन ये जिंदा थे। इन लोगों ने मिल करके क्या किया, 1857 की क्रांति दिल्ली में सप्रेस कर दिया। आगे देखिएगा, नोट की बात करें तो मुगल बादशाह द्वितीय को अंग्रेज ने क्या कर दिया, बादशाह द्वितीय को, या जफर जिसे कहते हैं, जफर, ठीक है, उपाधि इसकी जफर थी, क्योंकि ये शेर व शायरी लिखते थे। तो इस तरीके से मुगल बादशाह जो द्वितीय था, बहादुर शाह द्वितीय, यहाँ बादशाह द्वितीय लिख दिया हूँ। यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर क्या होगा, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, या इसे क्या कहते हैं, जफर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, शायरी लिखते थे। और अंतिम शायरी इनकी जो देखोगे 1862 में जो इनकी मृत्यु होती है रंगून में, क्योंकि ये अंग्रेज इनको दिल्ली से भेज दिए थे रंगून में 1862 में जब मर गए, तो उनकी शायरी आप सर्च करना, ठीक है। तो वहाँ पर उस शायरी में भी क्या है, 2 गज जमी भी ना नसीब हुई अहले वतन में, ऐसा, ठीक है। उसमें जफर शब्द का भी प्रयोग है। वो कहते हैं कि अहले वतन में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरीके से अब विस्तार देखें लखनऊ में। दिल्ली आपने पढ़ लिया, वक्त खां नेतृत्व किए, अंग्रेजों में निकलसन लॉरेंस हडसन, ठीक है, ये रट लिया। और रंगून भेज दिया गया 1862 में, बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे देखिएगा, अब लखनऊ में विद्रोह कब फैला। लखनऊ में विद्रोह मई की बजाय जून तक लखनऊ में विस्तार हुआ। और जून में देखा जाए लखनऊ में किसने नेतृत्व किया, तो बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल के जो पुत्र थे बिरजिस कादर, वो छोटे से थे, तो उनको पीठ में बांध करके क्या, उनको राजा घोषित इन्होंने कर दिया। और उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, नेतृत्व किया, अर्थात इन्होंने खूब लड़ाई लड़ी। हालांकि ये बाद में क्या है, नेपाल चली जाती हैं और अंग्रेज़ों की पकड़ में कभी भी नहीं आती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तात्या टोपे जो कानपुर में रहा करते थे, ठीक है, उन्होंने भी क्या है, लखनऊ के चिन्हट में जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को क्या कर दिया, चिन्हट में पराजित कर दिया, ठीक है। चिन्हट तो आप जानते ही होंगे अगर लखनऊ से होंगे तो। लखनऊ में ये देख लिया। अब देखते हैं लखनऊ में कौन कौन मारा गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा यह यूनिक पॉइंट है, तो इसमें विकल्प मत लेना। यहाँ पर कौन कौन गया है, तो लॉरेंस जो दिल्ली से आया, हडसन लॉरेंस आए थे ना, तो हडसन तो नहीं आए यहाँ, लेकिन लॉरेंस यहाँ, लॉरेंस भी यहाँ मारा गया। हैवलॉक को लॉक कर दिए यहाँ पर। जनरल नील क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, उसका शरीर नीला पड़ गया। तो इस तरीके से कितने लोग मारे गए, लॉरेंस नील को लॉक कर दिया गया। लॉरेंस और नील को क्या कर दिया, नील को लॉक कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लॉक कर दिया गया। इनकी ज़िंदगी को जो है लखनऊ वालों ने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। तो कौन कौन मारा गया अंग्रेज, लॉरेंस, नील और लॉक। और इससे मैं सवाल बता देता हूँ, इससे सवाल यही आया था, ठीक है, कि पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता 1857 की क्रांति में कौन, ठीक है, जो लखनऊ में नहीं मारा गया था। तो यहाँ पर आपको रटना होगा कि लॉरेंस नील या नील लॉरेंस को क्या कर दिया गया था, लॉक कर दिया गया था। तो जो चौथा ऑप्शन होता वो क्या हो जाता, सही हो जाता, मानिए ये ना होता। बाकी नील मारा गया, लॉरेंस मारा गया, हैवलॉक मारा गया, ये
क्यों इतने, अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा खतरनाक युद्ध जो हुए, माने सबसे ज़्यादा अंग्रेज जहां मारे गए, वो जगह कौन सी थी, अगर ये पूछे तो वो क्या कहेंगे, लखनऊ। अगर कोई कहे कि भाई ये बता दो लखनऊ में इतने अंग्रेजों को क्यों मारा गया, इतना रुद्र रूप क्यों धार पकड़ा लखनऊ ने, तो इसके सबसे प्रमुख कारण जो रुद्र रूप का है वो 1848 से 1856 के बीच में रहने वाला जो डलहौजी है, डलहौजी को जब कोई मौका नहीं मिला राज्य को हड़पने का, तो डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर क्या है, कुशासन के आधार पर जबरदस्ती, कुशासन के आधार पर अवध को क्या कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसीलिए क्या है, लखनऊ वालों का खून खौल रहा था कि आ जाओ तुमको निपटाता हूँ। तो सबसे ज़्यादा नेतृत्व करता है, यहीं मारे गए 3, कौन कौन, नील लॉरेंस को लॉक कर दिया गया लखनऊ में, ठीक है। नील लॉरेंस इसी में जो है, जो लखनऊ रेजिडेंसी है उसकी रक्षा करते हुए मारा गया। नेक्स्ट देखिएगा, विस्तार में देखेंगे कानपुर, ठीक है, क्या देखेंगे, कानपुर। कानपुर में कौन थे, तो कानपुर में नाना साहब या धोंदू पंत, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो मैंने कहा था ना कि अंग्रेजों ने क्या है, इन्हें लात मार करके कहाँ भेज दिया था, 1817 में, ठीक है, जो 1816 से 19 के बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। तो जब वो जीतता है तो क्या है, इनको भगा देता है कहाँ पर, पेशवा बाजीराव द्वितीय को, क्या है, ये सबसे नल्ला पेशवा है, ठीक है। तो इस तरीके से 1817 में जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने इन्हें यहाँ भेज दिया था। तो उन्हीं की क्या है, उन्हीं की ये क्या है, दत्तक पुत्र हैं, माने गोद लिए हुए पुत्र हैं, ठीक है। तो देखो, पेशवा बाजीराव द्वितीय को ये मत कहना कि यार बंदा कह रहा है ये सबसे घटिया और नल्ला पेशवा था। अरे भाई हाँ, अंग्रेजों को बसीन की संधि में 1802 अंग्रेजों की गोद में बैठने वाला बंदा यही था कि मुझे बस पेशवा बनाए रहो, तुम्हें बस जो चाहिए, अगर भोसले का गला काटना है भोसले काट दो, होलकर का काटना होलकर का, गायकवाड़ का काटना है गायकवाड़ का काट दो। जितने मतलब जो है मराठा साम्राज्य से जुड़े लोग हैं, जिनका भी गला काटना है काट दो, बस हमें पेशवा बनाए रखो। इसलिए इसने क्या किया था, 1802 में बसीन की संधि की थी, ठीक है, जिसका परिणाम था 1803 से 5 में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ दूसरा, समझ गए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बुरा मत मानना। तो अगर आप राष्ट्र क्या है, राष्ट्र के विपरीत किए हैं तो इतिहास हमेशा आपको अच्छे नज़रिए से नहीं देखेगा। इसीलिए आज क्या करते हो आप ध्यान रखो। कानपुर में विस्तार कब हुआ, तो 5 जून 1857 माने जून को हुआ। नेतृत्व किसने किया, नाना साहब या धोंदू पंत, इनके बारे में बहुत अच्छी तारीफ है। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और अंग्रेज यहाँ पर कौन जो इस आंदोलन को दबाया है कानपुर में, तो वो कौन सा है, कैंपबेल है। कौन है, कैंपबेल है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा झांसी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इनके बारे में तो बात जितनी करो, मनकर्णिका जी के बारे में उतना ही क्या है, कम है। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात हो रही थी। इनका आप जानते हो, इन्हें मनु भी कहते हैं, ठीक है, और इनका मणिकर्णिका भी कहते हैं। और इन्हें क्या है, एक नाम और छबीली, इन्हें प्यार से छबीली भी बाजीराव द्वितीय पेशवा कहते थे, ठीक है। और बनारस में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर आज जाएंगे तो मणिकर्णिका घाट है जो बहुत फेमस है, वो महादेव कॉरिडोर से बिल्कुल सटा हुआ है। और यही एकमात्र बनारस का घाट है जो 24 घंटे जहाँ पर क्या है, चिताएँ जलती हैं। बाकी सब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बंद होती हैं, लेकिन ये 24 घंटे यहाँ पर क्या है, 24 घंटे यहाँ ऑनलाइन बुकिंग होती रहती है, ठीक है। आगे देखिएगा, विस्तार क्या है, जून 1857 को यहाँ पर विस्तार हुआ। यहाँ पर नेतृत्व देखें तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया, ठीक है। उनकी सहायता किसने किया, मतलब साथ में कौन लड़े, तात्या टोपे लड़े। और अंग्रेज में देखें कि किसने जो है इस आंदोलन को यहाँ सप्रेस किया, तो हीरोज ने किया। और यही हीरोज जो है उनकी वीरांगना लक्ष्मीबाई की मतलब वीरता को देख करके क्या है, अचंभित होता है और एक वर्ड बोलता है, माने एक स्टेटमेंट देता है जो यूनिक पॉइंट में लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसका मर्म यहाँ लिखा है कि मैदान में सोई वह एकमात्र मर्द थी, रणभूमि में सोई, ठीक है,
रणक्षेत्र में सोई वह एकमात्र क्या थी, मर्द थी। ठीक है, तो ऐसा कौन कहता है, हीरोज माने सोचो, मतलब जो विरोधी है जब वो आपकी तारीफ करे तो मान लो कि जो है आप कुछ बेहतर कर रहे हो। बिहार में देखें तो बिहार में नेतृत्व किसने किया, बिहार में कुंवर सिंह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत उम्र दराज थे। ठीक है, हमें लग रहा है 70 से 80 के आसपास या 80 प्लस थे। ठीक है, तो लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने क्या है, अंग्रेजों को बहुत हराया। इन्होंने अंग्रेजों को 2-2 बार हरा दिया था। तो कुंवर सिंह बहुत ही प्रतापी शासक माने जाते हैं, नेतृत्वकर्ता शासक नहीं, नेतृत्वकर्ता माने जाते थे 1857 की क्रांति के, वैसे राजा ही थे। तो कुंवर सिंह और उनके मरने के बाद भाई उनके अमर सिंह, तो आप अमर सिंह मत याद रखो, कुंवर सिंह रटे रहो। बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। उन्हें दबाने के लिए, उन्हें ट्रेलर देने के लिए कौन आया था, तो आया था आयर। क्या देने आया था उनको, ट्रेलर, और ट्रेलर दे करके उन्हें क्या कर दिया, मार डाला। कुंवर सिंह को ट्रेलर दिया था किसने, आया था आयर देने। तो हमें क्या याद रखना है, विंसेंट आयर और विलियम टेलर, विंसेंट आयर और विलियम टेलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच दी फॉलोइंग में यही सब आएगा, नेतृत्वकर्ता कौन थे, घोट के पी लीजिएगा, यही आता है। आगे देखिएगा फैजाबाद, फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, अहमदुल्ला। अहमदुल्ला जो है वो कहाँ के थे, यहाँ के नहीं थे, वो मद्रास के थे, यहाँ पर आकर के रहने लगे थे। धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, नेतृत्व किया कहाँ पर, फैजाबाद वाले क्षेत्र का, जो आज इसका नाम क्या है, अयोध्या। तो फैजाबाद क्षेत्र या आधुनिक अयोध्या में अहमदुल्ला थे, जो मद्रास के थे, यहाँ पर रहते थे। उन्होंने नेतृत्व किया और ये गुरिल्ला युद्ध को फॉलो किया। इन्होंने किस युद्ध को फॉलो किया, अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध आप जानते हैं, गुरिल्ला युद्ध का मतलब क्या है, घात लगाए बैठे रहना और मार करके क्या है, मार करके 2, 4, 10 मिनट में क्या है, निपटाओ और भाग जाओ। जैसे गुरिल्ला युद्ध का आज प्रयोग कौन करता है, तो नक्सलाइट करते हैं। कौन करता है, नक्सलाइट। सबसे अगर डेंजर गुरिल्ला युद्ध का उदाहरण अगर आपको देखना है पूरे भारत में, तो मणिपुर में किया जाता है। 2-3 मिनट के अंदर क्या है, 2-3 मिनट के अंदर वो मारते हैं आर्मी के जवानों को, 2-3 मिनट के अंदर जो है रफू चक्कर हो जाते हैं, इसीलिए सबसे डेंजर माना जाता है मणिपुर। तो फैजाबाद में इसका नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। अहमदुल्ला मद्रास के थे, जो यहाँ रहने लगे थे। और अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता जो था बंदा, जिसने जो है सप्रेस किया, तो कौन था, कैंपेबल था। और नोट में, नोट नहीं, इसे मुझे यूनिक पॉइंट लिखना चाहिए तो मैं नोट लिख दिया हूँ, क्योंकि इसे यूनिक पॉइंट का मतलब आप इसे रट डालेंगे। इसको पॉइंट को रटना है। तो अहमदुल्ला को पकड़ने हेतु क्या है, अंग्रेजों ने 50,000 की क्या किया था, 50,000 की जो है, ये क्या है, इनाम है यार, क्या सोच रहा हूँ, 50,000 का इनाम। तो पेपर में आता है कि 1857 के किस नेतृत्वकर्ता को क्या है, पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का क्या किया था, इनाम घोषित किया था। तो वो कौन थे, अहमदुल्ला थे। कहाँ के, फैजाबाद के, जो पहले कहा, मतलब जन्म उनका कहाँ होता, मद्रास में। इलाहाबाद प्रयागराज की बात करें तो वहाँ का उन्होंने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद प्रयागराज में नेतृत्व कौन किया था, तो मौलाना लियाकत अली, मौलाना लियाकत अली ने किया था। और अंग्रेज में अगर देखें कौन दबाया था इस यहाँ पर, तो जनरल नील ने, जनरल नील ने। बनारस की बात करें तो बनारस में नेतृत्व किसने किया, तो सामान्य, वहाँ की जो जनमानस थी, माने सामान्य जो नागरिक थे, ठीक है, सभी लोग मिल करके वहाँ पर किए। और अंग्रेज जो थे, जो अंग्रेज था जिसने क्या है, जो अंग्रेज जिसने यहाँ के विद्रोह को दबाया, कौन था, कर्नल, मतलब जनरल नील। ये मैच द फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये वाला। राज्य यहाँ पर लिखे हैं और उसके नेतृत्वकर्ता यही मैच द फॉलोइंग में आते रहते हैं। राजस्थान, राजस्थान का नेतृत्व किसने किया, तो राजस्थान का नेतृत्व जयदयाल और हरदयाल, 2 भाई ने किया। जयदयाल और हरदयाल ने किया। लेकिन एक खास बात थी इनके बारे में कि ये अंग्रेजों के प्रति कोई भी दया नहीं दिखाते थे, जबकि इनका नाम क्या है, दयाल है। ठीक है, आगे देखिएगा, असम, असम में का नेतृत्व मनीराम दत्त ने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा, उड़ीसा का नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्र साई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बरेली, बरेली का नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था,
काश्तकार गोनू, काश्तकार गोनू। बागपत जो उत्तर प्रदेश में जहाँ का रतौल आम मैं आपको पढ़ाया हूँ GI टैग वाला, वो कहाँ, उसका नेतृत्व किसने किया? शाहमल ने। किसने किया? शाहमल ने किया। ठीक, तो आपने क्या पढ़ लिया? आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, कि यहाँ पर विस्तार की 1857 की क्रांति का विस्तार दिल्ली में हुआ। दिल्ली में बख्त खान ने नेतृत्व किया, लखनऊ में हुआ, ठीक है, बेगम हजरत महल ने किया, कानपुर में हुआ, तात्या टोपे नाना साहब ने किया, झांसी की रानी तो झांसी में, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में अहमदुल्ला, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, बनारस में कौन किया? आम जनता, राजस्थान, उड़ीसा, असम, छोटा नागपुर, बागपत कर लिया। आगे देखिएगा, विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? ये सब पेपर में आता है, आपके सिलेबस में है, स्टेटमेंट में आ सकता है। तो जमींदार एवं शिक्षित अर्थात जो मध्यम वर्ग के लोग थे, क्या थे? मध्यम की जगह ज़्यादा अच्छा वर्ड है मध्यम वर्ग। क्या है? मध्यम वर्ग। तो जमींदार और जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे, वो अंग्रेज मतलब भारतीयों के पक्ष में तो नहीं थे, मतलब भारतीयों के द्वारा 1857 की क्रांति का सपोर्ट नहीं किया, बल्कि क्या है, कुछ लोग इसमें थे जो अंग्रेज़ों का क्या किए? सपोर्ट किए, और कुछ लोग जो इससे क्या रहे? तटस्थ बने रहे। ठीक, हे भगवान। आगे देखिएगा, तो असफलता का और क्या कारण था? और कारण ये था केंद्रीय नेतृत्व का क्या है? अभाव। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। कोई मतलब भारत के लेवल पर कोई ऐसा नेतृत्व करता नहीं था कि जिसके कहने पर पूरी क्रांति को लीड किया जा सके। योग्य नेतृत्व का अभाव था, माने जो लोग लीडरशिप करते भी थे तो वो बहुत तेज तर्रार नहीं थे। इसकी वजह से देख करके कौन कहता है? जॉन लॉरेंस कहता है कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए क्या है? हार जाते। कौन कहता है? लॉरेंस। कौन कहता है? लॉरेंस। कौन कहता है? लॉरेंस क्या लखनऊ मारा गया? लॉरेंस नील को लाक कर दिया गया था, हैवलॉक। हम बात करेंगे किसकी? विद्रोह का परिणाम। विद्रोह का परिणाम क्या होगा? कंपनी का शासन क्या कर दिया गया? अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब उसकी जगह पर क्या है? कंपनी के नियम को समाप्त करके बल्कि उसकी जगह भारत के शासन को क्या है? ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। पहली बार था जो पूरे भारत में ब्रिटिश महारानी के नाम का सिक्का चलने लगा पूर्णतः। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट है राजाओं को गोद लेने का अधिकार। राजाओं को गोद लेने का अधिकार क्या है? फिर से मिल गया भाई। जब राज्य हड़प नीति के तहत क्या किया था इन लोगों ने? गोद लेने को मना कर दिया था। तो अब यहाँ पर क्या है? क्रांति हो गई तो फिर से मिल गया। आगे देखिएगा, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। जैसे हम लोगों ने कहा ना कि 1856 के अनुसार, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया तो खुन्नस खा गए। तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि अब ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है। तो इस तरीके से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया इन लोगों ने। साम्राज्य विस्तार पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया, क्योंकि सहायक संधि, राज्य हड़प नीति और अन्य तरीके से क्या है, इन लोगों ने बहुत अधिक साम्राज्य विस्तार दिया था, जिसकी वजह से क्या है, भारतीयों के अंदर क्या है। आगे देखिएगा, आक्रोश फैला। आगे देखिएगा, विद्रोह के परिणाम में बहुत इंपॉर्टेंट है 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम जो आया 1857 की क्रांति के बाद। इस अधिनियम को ही विक्टोरिया घोषणा कहा जाता है, जो मिंटो पार्क प्रयागराज में है। वहाँ पर आप देखेंगे तो वहीं पर पढ़ा गया था। ये 1 नवंबर आई थिंक था, 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा पत्र पढ़ा गया था। उसमें ये कहा गया कि आज के बाद क्या है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जा रहा है। अब सीधे पावर कहाँ जाएगी? सीधे भारतीय नियंत्रण जो है महारानी के हाथ में जाएगा, अर्थात शोषण कम होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, जो भारत में होने वाली गतिविधियों के लिए क्या है, जिम्मेदार रहता है। उसकी सहायता के लिए क्या है, उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद, इंडियन काउंसिल की स्थापना की जाती है, जो रिकमेंड करती है भारत सचिव को। और भारत सचिव जिम्मेदार होता है, ठीक है, इंडिया में हो रहे शासन को चलाने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा,
परिणाम में सेना का क्या कर दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा पुनर्गठन कर दिया गया। पुनर्गठन किया गया किसके तहत, पील आयोग के तहत किया गया। और उसमें ये कहा गया कि अब केवल और केवल क्या है, अब केवल हिंदू या मुस्लिम इस तरीके का जो है सेना के जवान नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, बल्कि अलग अलग रेजिमेंट में अलग अलग कई प्रकार, मतलब सभी जाति धर्म के लोग होंगे। साथ ही साथ क्या है, जब पहले 5:1 के रेशियो में होते थे, 5 अंग्रेजों पर 5 भारतीयों पर 1 अंग्रेजी सेना रहती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इन लोगों ने कहा कि ऐसा अब विद्रोह फिर से न हो, इसीलिए जहाँ पर विद्रोह सबसे ज़्यादा भड़कता है जैसे बंगाल, तो बंगाल में इन लोगों ने क्या किया, 2:1 के रेशियो को, माने 2 आर्मी के जवान कौन रहेंगे, भारतीय रहेंगे, तो उसमें क्या है, 1 सेना का जवान कौन रहेगा, अंग्रेज। माने जहाँ 5 पर 1 रहते थे, अब क्या है 2 पर 1, ताकि विद्रोह की फ्रिक्वेंसी न हो, बढ़े और मतलब पुनः न हो सके। सच कहें तो यार बहुत तेज़ नींद आ रही है। अब हम बात करने वाले हैं, अब यहाँ पर आपको ट्रिक से मैं आपको याद करा दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूरे इस चैप्टर में कहूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यही पहले पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा बस धैर्य रखें। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों का क्या मत रहा, उन लोगों ने अलग अलग इतिहासकारों ने क्या है, किस दृष्टि से देखा है, इस घटना को किस नज़रिए से देखा है, वो चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। अब ये ध्यान से रखना, ये 2 पेज जो आप पढ़ेंगे इसे घूंट के पी लेना भाई, मेरी बात मानना प्लीज़, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, एकदम घूंट के एकदम रट लेना, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट लो, रट डालो। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध क्या है, धर्म युद्ध है, ऐसा किसने कहा, ऐसा LR रीज ने कहा। किसने किया, LR रीज। और कैसे याद करेंगे, तो धर्म का मतलब क्या होता है, रिलीजन। धर्म माने क्या होता है, रिलीजन। तो धर्म से ही धर्मांध, धर्म युद्ध, ठीक है, ये दोनों ही शब्द आएंगे। तो धर्म से संबंधित क्या होता है, रिलीजन, और रिलीजन से संबंधित क्या है, रीज। तो रीज ने क्या कहा है, धर्म से संबंधित धर्मांध या धर्म युद्ध जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो आपको याद हो जाएगा रीज ने क्या कहा है, बस LER रीज, ये सब पूरा याद नहीं करना है, बस आप अपने दिमाग को करो कि रीज आएगा तो रिलीजन की बात करेंगे, रीज आएगा तो रिलीजन धर्म की बात करेंगे, रीज आएगा रिलीजन धर्म की बात करेंगे, रीज आएगा रिलीजन धर्म की बात करेंगे। इनको तो भाई पूरा भारत जो है अजर अमर कर दिया है, ठीक है। अजर नहीं, अमर। अजर माने होता है जो बूढ़ा ना हो, अब तो ये मर गए, ठीक है, अमर है। क्या लिखा है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। अंग्रेज यही बार बार कहते थे कि अनाप शनाप कहते थे कि धर्मांधों का वो था, सभ्यता, ये लोग सभ्य नहीं थे तो सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। या ये लोग बार बार कहते थे कि सैनिक विद्रोह मात्र था, भारत की जनता हमसे कोई नाराज़गी उसकी नहीं थी उस समय, ठीक है। तो ये लोग सिपाही विद्रोह, सिपाही इम्यूनिटी की तरफ इतिहास को घुमाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बेंजामिन डिज़रायली क्या है, बेंजामिन डिज़रायली जो है बिल्कुल भी नहीं डिगे, डिज़रायली साहब बिल्कुल नहीं डिगे, बोले मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, यह एक सैन्य विद्रोह तो बिल्कुल नहीं था, माने सिपाही विद्रोह बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह क्या था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने किया, किसने कहा था, बेंजामिन डिज़रायली। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया, बेंजामिन डिज़रायली। किसने दिया, बेंजामिन डिज़रायली, ठीक। आगे देखिएगा, RC मजूमदार ने क्या कहा है, इनकी किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे ही रट लो, माने ये स्टेटमेंट पहले रटो, किताब भी पढ़ाएंगे आपको आगे। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, कभी याद नहीं करना पड़ेगा। देखो, जो एसएन सेन है और एसएन सेन और RC मजूमदार, एसएन सेन और RC मजूमदार को तात्कालिक जो सभा, मतलब भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा थी वो कांग्रेस थी। तो कांग्रेस ने एसएन सेन और RC मजूमदार को क्या कहा कि आप मतलब 1857 की क्रांति का क्या करो, इतिहास लिख दो, हिस्ट्री लिख दो। तो इसमें मजूमदार ने कहा कि केवल मैं लिखूंगा, एसएन सेन के साथ नहीं लिखूंगा। माने एसएन सेन और, ठीक है, कांग्रेस के
साथ काम करने के लिए क्या है मजूमदार बिल्कुल सहमत नहीं हुए। तब जहां भारती कहना चाहते थे कि कोई आए और कहे कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, वहीं पर आरसी मजूमदार ठीक है इस बात से अकेले लिखने को नहीं पाते हैं। जब खफा हो जाते हैं तो कांग्रेस से विरोध करते हैं और अकेले जब किताब लिखते हैं तो उस किताब में क्या लिख देते हैं, उस किताब का नाम लिख देते हैं, लिखते हैं 1857 विद्रोह न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। क्यों कहा था ये थोड़ा डीप बात है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मेंस में आप इसे पढ़ते हैं। तो आरसी मजूमदार, अब ऐसे कैसे याद करोगे, देखो इन्होंने ऐसी बात कह दी थी, इन्हें भारती थे, इन्हें क्या कहना चाहिए था, भारतीय थे, इन्हें कहना चाहिए था कोई राष्ट्रीय विद्रोह कहना चाहिए था, राष्ट्रीय क्रांति कहनी चाहिए थी, ऐसा तारीफ करनी चाहिए थी, या मतलब ऐसा कुछ संज्ञा देनी चाहिए थी जो मोटिवेशनल हो तात्कालिक समय या परिप्रेक्ष्य में। लेकिन इन्होंने ऐसी बात कह दी कि न तो विद्रोह, न तो राष्ट्रीय विद्रोह था, न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न तो स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। इसीलिए आज भी जब भी मजूमदार, आरसी मजूमदार का इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री में नाम आता है, तब लोग क्या है इनसे भी क्या है मजाक करते हैं। क्या करते हैं, मजाक करते हैं कि आपने ऐसा ऐसा लिख के आए हो, ठीक है। तो मजाक मतलब क्या है, आरसी मजूमदार क्यों मजाक करते हैं, क्योंकि ये भारतीय होकर के भारत के विरुद्ध अप्रोच का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट देखिएगा, यह पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। तो केवल इतना याद रखो कि सिपाही विद्रोह, स्वार्थी भी नहीं, केवल याद रखो सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह किसने कहा था, सीले ने। अगला देखो, सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, माने दो लोग हैं जो सीले और लॉरेंस, सीले और लॉरेंस, ठीक है, सीले और लॉरेंस, ये लोगों ने क्या किया, 1857 को क्रांति को क्या कहा है, सिपाही विद्रोह। क्या कहा, सिपाही विद्रोह, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है। तो सिपाही विद्रोह किसने कहा, तो लॉरेंस और सीले। अब दोनों में सिपाही में एस है, देखो लॉरेंस में भी स है और सीले में भी स है, तो लॉरेंस सीले सिपाही, ऐसे तीनों बोलो, लॉरेंस सीले सिपाही, रीज आएगा तो रिलीजन से बोलेंगे, और लॉरेंस सीले सिपाही आएगा। अब मज़े ज़िंदगी भर पूरा इतिहास मजा लेगा कि इसका मजूमदार, क्योंकि वो न तो कह दिए, ठीक है, जबकि उन्हें कहना चाहिए था अच्छा कुछ। लॉरेंस और सीले ने क्या कहा, सिपाही विद्रोह। क्या कहा, सिपाही विद्रोह, ठीक। आगे देखिएगा, बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष किसने कहा। देखो संघर्ष कहाँ होता है, संघर्ष क्या होता है, होम्स, संघर्ष देश में होता है, संघर्ष कहाँ होता है, घर में होता है। तो संसार में सबसे बड़ा संघर्ष कहाँ मिलता है, होम्स में, माने कहाँ मिलता है, घर में। कहाँ होता है, घर में। तो कैसे याद करेंगे, बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष कहाँ होता है, होम्स में, घर में। बर्बरता सभ्यता का संघर्ष कहाँ होता है, घर में। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहाँ होता है, घर में, होम में। तो टीआर होम्स। लॉरेंस सीले सिपाही विद्रोह, रीज आएगा तो रिलीजन या धर्म कहेंगे। जिंदगी भर मजा लेना है, पूरा संसार मजा लेगा, भारतीय मजा लेंगे, किसका, मजूमदार का, क्योंकि न तो कह दिया। जबकि क्या है, बेंजामिन डिज़रायली को क्या है आज अजर अमर कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या है प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। अब वो भारतीय बताओ, वो तो अंग्रेज थे, वे भारतीय का नाम बताओ जिन्होंने ये कहा हो कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया क्या है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, माने ऐसी बात कही हो। वो कौन थे, वो बीडी सावरकर ही हो सकते हैं। वो कौन हो सकता है, बीडी सावरकर ही हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या कहा हो, स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी हो। क्या कहा हो, स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी हो, ठीक है। तो होम्स में सभ्यता बर्बरता की लड़ाई घर में होती है, स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा। बेंजामिन डिज़रायली ने प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। मजूमदार को जिंदगी भर मजा ले लीजिएगा आप। होम्स आए तो बर्बरता सभ्यता की बात करिएगा, युद्ध करिएगा। रीज आए तो रिलीजन धर्मांधों की बात याद आएगी आपको। और लॉरेंस सीले की बात आए तो सिपाही की बात करिएगा। अब हम बात करने हैं जेम्स आउटरम, ठीक है, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू
टेलर। इसने क्या कहा? इसने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का क्या है? षड्यंत्र। षड्यंत्र में कैसे? बस इतना याद रखना है जैसा मैं बोल रहा हूँ, षड्यंत्र को आउटरम, षड्यंत्र ट्रम, आउटरम, षड्यंत्र आउटरम। टेलर मत याद करना, क्योंकि जब आएगा तो टेलर एक उसी में लिखा रहेगा। तो आप याद करो षड्यंत्र आउटरम। तो आउटरम ने खुद षड्यंत्र रचा था किसके तहत? 1856 में अवध को जो है कुशासन के आधार पर मिलाने के लिए षड्यंत्र रचा था। तो वही है हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र यहाँ पर भी रचता है। 1857 की क्रांति को क्या कहता है? हिंदू और मुसलमानों का यह एक क्या था? अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र था। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है कि जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। तो हमें आउटरम याद रखना है क्योंकि इसी ने षड्यंत्र रचा था 1856 में। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको समरी बता देता हूँ। देखो खटाखट केवल आपको रटाना है मुझे। जैसे रीज आए तो रिलीजन से बात करिएगा, मान लीजिए ईसाई या धर्मांधों की बात कर लीजिएगा। डिजराइली और बीडी सावरकर को तो आज आप अजर अमर कर चुके हैं, क्योंकि बेंजामिन डिजराइली जो अंग्रेज थे उन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, जबकि बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। पूरा आज हमारा भारतीय समाज आरसी मजूमदार का मजा लेता है, क्योंकि उन्होंने कहा न तो न तो न तो न तो। ठीक है, और लॉरेंस और सीले ने क्या कहा? लॉरेंस और सीले सिपाही से संबंधित है, माने इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने सिपाही विद्रोह की बात कही। जबकि होम्स ने क्या कहा? बर्बरता सभ्यता का विवाद सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो घर में होता है, होम्स में होता है, होम्स में होता है। स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा। और की पॉइंट इसका क्या है? इसमें षड्यंत्र की बात करेंगे तो षड्यंत्र आउटरम की बात करेंगे। हिंदू मुसलमान षड्यंत्र की संज्ञा दिया था जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। ये हमने की पॉइंट कहा, और की पॉइंट को ही आप कह सकते हो ट्रिक। की पॉइंट को ही ट्रिक कह सकते हो। मुझे याद है, ऐसे ही आज भी याद है। ठीक है, आप चाहे तो रीज, लॉरेंस सीले, ठीक है, बीडी सावरकर, ये सब रट सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट। आप देखोगे 1857 से संबंधित जो पुस्तकें लिखी गई, इनको घोट के पी लो, और अगर ऊपर वाला रटे हो तो नीचे वाला अपने आप याद आएगा। मैं आपको बोलता हूँ, देखो आपको मैंने इसीलिए इतनी मेहनत किया है रटाने के लिए। देखो रटते हैं हम। पहला देखो, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। अरे अब भाई अभी पढ़ा ना स्वतंत्रता संग्राम। तो स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसी ने दी थी? अरे भैया स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा अभी आपने पढ़ा क्या है? ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंट किसने किया था? बीडी सावरकर ने। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बेंजामिन डिजराइली ने दिया था। तो उन्हीं की एक किताब है, वो उनका स्टेटमेंट था। तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। याद हो जाएगा। वही बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, द पीजेंट एंड राज कैसे याद करोगे? बस इतना याद रखो। पीजेंट, देखो जो जेल में होता है, प्रिजनर होता है, जो जेल में होता है, उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रोक दिए जाते हैं, उसको सबसे ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक लगाया जाता है। बहुत पीटते हैं, नाखून निकाल लेते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे, मेंटल स्ट्रोक देते थे। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रोक देते थे किसको? पीजेंट को देते थे, जो जेल में रहते थे। तो द पीजेंट जो पीजेंट है उसको क्या करते थे? ये लोग बहुत स्ट्रोक देते थे। तो एरिक थॉमसन स्ट्रोक हो जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है? जैसा मैं बोलता हूँ, जैसा मैंने याद किया है वो आपको बता रहा हूँ। द पीजेंट एंड द राज अगर आए किसकी किताब है तो बस स्ट्रोक लगा देना कि जो पीजेंट जेल में होते हैं उन्हें क्या है? उन्हें स्ट्रोक दिया जाता था, इसीलिए पीजेंट स्ट्रोक। नेक्स्ट देखिएगा, इसे घोंट के पी लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है सवाल? ये कह रहा है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट 1857 बोलेंगे 1857 द ग्रेट रिवोल्ट बुक किसने लिखा है? तो मैं आपसे बोलता हूँ इस की पॉइंट को पकड़ो। ग्रेट, भारतीय इतिहास में किसे ग्रेट कहा जाता है? ग्रेट किसको कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है, सम्राट अशोक को कहा जाता है। बस इतने से आपका काम बन जाएगा। ग्रेट रिवोल्ट कौन कहेगा? तो अशोक ही कहेगा, मतलब अशोक ही कहेंगे। कौन कहेगा? ग्रेट रिवोल्ट कौन कहेगा? अशोक कहेंगे। ग्रेट रिवोल्ट अशोक कहेंगे। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट बीडी सावरकर कहेंगे। पीजेंट को सबसे ज़्यादा स्ट्रोक दिया जाता है तो स्ट्रोक हो जाएगा। बस की पॉइंट आप रटे रहो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आरसी मजूमदार ने ही कहा था। ठीक है, सिपाही इम्यूनिटी कह दिया था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बोला न तो प्रथम न तो
राष्ट्रीय, इस तरीके का कहा था। जब प्रथम न तो राष्ट्रीय कहा थे, उन्होंने तो सिपाही विद्रोह केवल कह दिया था, उन्होंने केवल सिपाही म्यूनिटी कह दिया था। तो इनकी किताब क्या है, वही है द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये भी टिका दी किस चीज़ को, कि सिपाही म्यूनिटी थी, क्या है, एक और केवल मात्र एक क्या है, सिपाही विद्रोह था। जबकि आप जब 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा केवल सिपाही इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, किसान भी थे, ठीक है, माँ बहनें भी थी, ठीक है, और जो है वकील, एवरीथिंग, माने हर समाज, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग इसमें शामिल थे। तो कैसे आप कह सकते हैं केवल सिपाही विद्रोह था। तो यह आरसी मजूमदार ने कहा, तो इसीलिए आप जिंदगी भर मजे लो इनके, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट वाली बात देखिएगा, सिविल रिबेलियन। भैया बस हम जितनी बात कहते हैं बस उतना रट लो। सिविल रिबेलियन के आगे केवल बस चौधरी लगा देना। सिविल सी से शुरू होता है, चौधरी सी से, ठीक है, बस सिविल रिबेलियन चौधरी जी, सिविल रिबेलियन चौधरी जी, चौधरी जी सिविल रिबेलियन करा दिए, सिविल रिबेलियन चौधरी जी, सिविल रिबेलियन चौधरी जी, सिविल रिबेलियन चौधरी जी, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857 to 59, शशि भूषण चौधरी। तो शशि भूषण हमें यादें नहीं करना है क्योंकि ऑप्शनल देना है, हमें मेन से लिखना होता था, नाम याद करते। हमें क्या है, हमें लिखना है किसके बारे में, हमें प्री आएगा तो वहाँ की पॉइंट बस याद रखो, ठीक है। चौधरी सिविल रिबेलियन, ठीक है। ग्रेट रिवोल्ट अशोक, ग्रेट रिवोल्ट अशोक, ग्रेट रिवोल्ट अशोक, ठीक है। केवल सिपाही म्यूनिटी मजूमदार, सिपाही म्यूनिटी मजूमदार, सिपाही म्यूनिटी मजूमदार, ठीक है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट बीडी सावरकर, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट बीडी सावरकर, ठीक है। सिविल रिबेलियन चौधरी जी। आगे देखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया। तो देखो अंग्रेज होंगे तो क्या कहेंगे, अंग्रेज आप देखोगे, ठीक है, तो वो तो सिपाही विद्रोह ही तो मानना चाहते हैं, वो तो कहना ही नहीं चाहते कि भारतीय विद्रोह कर रहे थे, मतलब भारतीय जनमानस में विद्रोह था, ऐसा वो मानना नहीं चाहते। तो इस किताब को किसने लिखा है, देखो, द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया। तो ऐसे याद कर लेंगे, सिपाही वार, सिपाही वार, सिपाही वार को कॉय कॉय, ठीक है, कॉय। तो सिपाही वार को हिस्ट्री में, हिस्ट्री सिपाही वार की हिस्ट्री किसने लिखा, विलियम कॉय कॉय। सिपाही को किसने लिखा, कॉय कॉय। याद होने के लिए, ठीक है, आप चाहे जैसे याद कर लो, बस याद होना मेन मोटिव है। भाई देखो मैं की पॉइंट से सारे रटा हूँ, मैंने सारे A to Z एक एक लाइन रटा हूँ, ठीक है। और अभी भी जब देना होता है तो हाईलाइट है, रट के जाता हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार, तो कॉय कॉय, सिपाही वार कॉय कॉय। आगे देखिएगा, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 to 59 किसने कहा था, तो देखो द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 57 to 59। अगर यहाँ पर 57 मात्र होता, 59 न होता, बस यही की पॉइंट ध्यान रखना है। अगर केवल इतना लिखा होता द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, और अगर 59 इसमें न जुड़ा होता, तब इसका आंसर हो जाता बीडी सावरकर। तब कौन होते, बीडी सावरकर जी होते, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अगर बीडी सावरकर से थोड़ा सा आगे बढ़ना हो, अगर 57 to 59 लिखना हो, तो किसने कहा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने लिखा था। बस आप कार्ल मार्क्स ने के बारे में आप याद रखो, क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या है, कार्ल मार्क्स साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति के क्या है, भयानक, माने बहुत खतरनाक लेवल के क्या थे, विरोधी थे। ये पूंजीवाद के क्या है, घोर विरोधी हैं। इन्होंने ही तो कहा था ना, इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान हम लोगों ने इसमें पढ़ा था ना, इन्होंने कहा था कि भारत जो संपूर्ण विश्व के कपड़ों की राजधानी था, उसको विदेशियों ने, मतलब अंग्रेजों ने कपड़े से, अपने कपड़ों से क्या कर दिया, ढक दिया। ऐसा स्टेटमेंट इनका हमने लिखा भी है और पढ़ा भी है। तो कार्ल मार्क्स ने किया, तो द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया, वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 केवल इतना पूछे तब बीडी सावरकर, और अगर ये भी पूछ ले 59 उसमें जुड़ा हो तब क्या कहेंगे, कार्ल मार्क्स। बस कार्ल मार्क्स यहाँ पर याद रखना, कार्ल मार्क्स, बाकी उसमें आगे लिखा रहेगा। आगे देखो, इसमें क्या याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार आता है। बस ये याद रखना इतनी चीज़, द कॉजेज, बस इतने केवल याद रखना, बस और कुछ याद ही मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ बस उतना याद कर लो। द कॉजेज माने कॉजेज का केवल इतना याद रखो,
कि 1857 की क्रांति का कारण किसने लिखा है, बस इतना जान लो बस। 1857 की क्रांति का कारण या काजिज किसने लिखा है, तो सर सैयद अहमद खान ने लिखा। बस इतनी बात याद कर लो, काजिज कारण किसने लिखा, सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। द सिपाही म्यूनिटी ऑफ 1857 अ सोशल एनालिसिस किसने लिखा है, चट्टोपाध्याय। किसने लिखा है, चट्टोपाध्याय। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, इधर का कुछ मत याद रखो, इधर का कुछ मत याद रखो, बस यहाँ याद रखो। अ सोशल एनालिसिस किसने किया, उपाध्याय ने। देखो वैसे भी उपाध्याय का मतलब होता है पढ़ाने वाले, पढ़ा करके जो जीविका चलाते थे उन्हीं को उपाध्याय कहते थे। तो वो लोग क्या थे, पढ़े लिखे, वो एनालिसिस उन लोगों ने, उन्होंने क्या किया था, माने HP चट्टोपाध्याय माने उपाध्याय जी नहीं, ऐसे याद कर लो कि जहाँ काजिज कारण जहाँ पर किसने बताया, सर सैयद अहमद खान ने, वैसे 1857 की क्रांति का एनालिसिस किसने किया, विश्लेषण किसने किया, एनालिसिस किसने किया था, ठीक है। तो एनालिसिस किसने किया, तो चट्टोपाध्याय। किसने एनालिसिस किसने किया, चट्टोपाध्याय ने किया। एनालिसिस किसने किया, चट्टोपाध्याय ने किया, ठीक है। तो सिविल रिवेलियन किसने किया, चौधरी जी। सिविल रिवेलियन चौधरी, सिविल रिवेलियन चौधरी। सोशल एनालिसिस या एनालिसिस, सोशल एनालिसिस किसने किया, चट्टोपाध्याय। और मैं कहूँ कि सरकारी जो लेखक बने, मतलब कांग्रेस की तरफ से जो 1857 की क्रांति के लिए लेखक नियुक्त किए गए, लिखने के लिए नियुक्त किए गए, वो एसएन सेन थे। उन्होंने जो किताब लिखी, वह लिखी किताब 1857। यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे 18, ठीक है, ये 1857 किसने लिखी, 1857 किसने लिखी है, एसएन सेन। इनके साथ और कौन लिखने वाले के लिए सेलेक्ट किया गया था पहले, आरती मजूमदार। लेकिन वो नाराज होकर के जब बाहर गए तो उन्होंने क्या है, न तो लिख दिया, और क्या कह दिया, सिपाही वार था। क्या कहा उन्होंने, सिपाही वार की संज्ञा दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल एनालिसिस चट्टोपाध्याय ने किया, एसएन सेन ने किया कि 1857 की क्रांति लिखा। और एक किताब बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, ठीक है, अवध रिवोल्ट। अवध रिवोल्ट 1857 की क्रांति को अवध रिवोल्ट किसने कहा था, या अवध रिवोल्ट की संज्ञा किसने दी थी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर रुद्र रूप देखना हो, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध, तो 1857 की क्रांति में कहाँ हुए, कहाँ पे, अवध में। तभी तो लॉरेंस नील को क्या कर दिया गया, लाक कर दिया गया, माने तीनों को मार डाला गया। तो अवध रिवोल्ट किसने लिखा, तो सबसे ज़्यादा रुद्र रूप धारण करने की वजह से किसने लिखा, रुद्रांगसु मुखर्जी। ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे याद है बंदे को, ठीक है। तो मैं ऐसे की पॉइंट रटा हूँ, रुद्रांगसी, तो मैं ऐसे की पॉइंट समझ के रटा हूँ। अवध में सबसे ज़्यादा रुद्र रूप धारण होने की वजह से अवध रिवोल्ट अगर संज्ञा पूछे तो क्या कौन लिखेंगे, रुद्रांशु मुखर्जी, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर आप वाइंड अप कर लो, और चाहे तो मैं थोड़ा सा आपको की पॉइंट एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। देखो, एसएन सेन ने क्या लिया, 1857। सोशल एनालिसिस किसने किया है, केवल और केवल उपाध्याय जी ने, ठीक है। और काजिज कारण की बात करें तो काजिज या कारण की बात किसने किया, सर सैयद अहमद खान ने किया है। और इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है, 1857 केवल कहे तो BD सावरकर, और 1857 + 59 दोनों अगर शब्द लिखा हो तो कार्ल मार्क्स ने। और सिपाही वॉर को कॉय तो विलियम कॉय हो जाएगा। सिविल रिवेलियन चौधरी जी, सिविल से सी से चौधरी। मजूमदार की ज़िंदगी भर समाज मजा लेगा, भारतीय समाज, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि इन्होंने अच्छा कहना चाहिए था, ऐसा नहीं कहा, ठीक है। अशोक क्या है, ग्रेट है, तो क्या लिखेंगे, ग्रेट रिवोल्ट। अशोक ग्रेट है इसलिए क्या लिखेंगे, ग्रेट रिवोल्ट। द पीजेंट में क्या है, जो जेल में होते हैं उन्हें क्या होते हैं, प्रिजनर जो होते हैं उन्हें क्या दिया जाता है, स्ट्रोक दिया जाता है, आघात पहुंचाया जाता है। द वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 किसने लिखा है, तो BD सावरकर ने लिखा। किसने लिखा, BD सावरकर ने लिखा है। और इस तरीके से ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, याद भी करा चुका हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे सवाल, बहुत अच्छे सवाल जितने भी आप बनाना चाहेंगे बना पाएंगे। क्योंकि जो है आप देखोगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से नोट्स लिख के दे दिया हूँ। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। जुड़े रहने के लिए, कंटिन्यू वॉच करने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।